ये मैं कह रहा हूँ कि कंपटीशन कहीं पर भी आप अपना ज़रूर देखो। मैं उसको यही समझाता था कि तुम अपना खेल सुधारो, आप अपनी राइटिंग सुधारो, आप अपनी पढ़ाई सुधारो, आप अपना प्रेजेंटेशन सुधारो, आप अपनी स्पीड पे काम करो, फिर अब कंपटीशन में काम आ जाएगा। वो कन्फ्यूशियस एक बात कहता है, मैं वहाँ से बात शुरू कर देता हूँ, कि कई लोग दुनिया में समरसता चाहते हैं, यानी कि जो संसार में व्यक्ति जो है नैतिक समरसता चाहता है। लेकिन व्यक्ति नैतिक समरसता तो चाहता है, लेकिन करता क्या है? ये एथिक्स का ही पार्ट है, इसके बाद कौटिल्य को बताएंगे, ठीक है ना। अगर हम कन्फ्यूशियस का नाम सुने हैं कि नहीं, पहले ये बताइए। हाँ चला, कौन थे ये? हाँ, चाइना का एक दार्शनिक है कह लीजिए। लेकिन चाइना के अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ उससे आप आइडिया लगाइएगा कि इतना बड़ा दार्शनिक रखने के बाद भी चाइना कितना अनैतिक कृत्य करता है। मतलब चाइना का कन्फ्यूशियस चाइना का एक ऐसा विचारक है जिसके विचारों को आप अभी समझेंगे तो आपको लगेगा यार ये तो इतना गजब की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर आप एक प्रकार से संसार को नैतिक समरसता में ले जाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके पहले आप राष्ट्रीय समरसता की बात कीजिए। नैतिक समरसता अगर संसार में ले जा रहे हैं तो वही नैतिक समरसता आप अपने राष्ट्र में लाइए पहले। और राष्ट्र में लाना चाह रहे हैं यानी अपने देश में लाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले अपने परिवार में लाने की कोशिश कीजिए। और अगर अपने परिवार में लाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले अपने अंदर लाने की कोशिश कीजिए। और अगर आप अपने अंदर लाना चाहते हैं, क्या समझे, तो ज्ञान की बात कीजिए, अपने आत्मा की पवित्रता की बात कीजिए। और आत्मा की पवित्रता की अगर बात करना चाहते हैं तो संतुलन पर जोर दीजिए। और संतुलन पर जोर देना है तो ऐसे क्रम से ऐसा ऐसा समझाया है उसने कि आपको लास्ट में, जैसे लोग कहते हैं ना बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं लेकिन कई छोटी बातें वो जानते नहीं हैं, बड़ी बात कर देते हैं। पहले तो जैसे कहते हैं ना गुड़ खाए गुलगुला से परहेज। सिगरेट खुद पिए दूसरों को बोलेंगे नशा जो है ठीक बात नहीं होती है, ये तो गलत ही बात हो गई ना। लिखिएगा, कन्फ्यूशियस का नैतिक दर्शन एक हेडिंग बनाइए और इसी पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। कन्फ्यूशियस मॉरल फिलॉसफी एक हेडिंग बनाइए। मॉरल फिलॉसफी, कन्फ्यूशियस का नैतिक दर्शन इसको बोलते हैं। इस पर कभी टिप्पणी आप देखेंगे सिविल सर्विसेज पीसेस वगैरह में तो ये सपोर्ट भी लेता है, कभी कभी नाम से ही पूछा गया है। ये कभी कभी एक सपोर्ट डिवाइस के रूप में होता है ना, विचारों को स्ट्रॉन्ग करने में। तो इसमें लिखिएगा कि इसने क्या काम किया है। जैसे हम गुड गवर्नेंस की बात करें तो जिसने भी बात कही है ये गुड गवर्नेंस को ही अपील करती है, ठीक है। और अगर बात करें सद्गुण, जैसे हम बोलते रहते हैं ना, सद्गुण, सद्गुण देखो बच्चा, सद्गुण का सबसे पहला लक्षण यह है कि आप में परिवर्तन हुआ है कि नहीं। सद्गुण का पहला लक्षण यह नहीं है कि दूसरों में परिवर्तन हुआ कि नहीं, आप में परिवर्तन हुआ कि नहीं। जैसे आप गाली देते हैं, आप तो परिवर्तन नहीं, दूसरों की गाली आपको खराब लगती है, तो आप में परिवर्तन हुआ है तो तब तो आप सद्गुण की बात कीजिए। या और सद्गुण क्या है? सद्गुण बिना ज्ञान के, बिना, इसीलिए कहा गया कि आप दुरुस्त कब कहलाएंगे। आप किसी चीज़ से परफेक्ट हैं, परसेप्शन आपका सही है, परफेक्शन सही है, यानी आप दुरुस्त हैं, कब कहलाएंगे। बिना मेच्योर नॉलेज के संभव नहीं है दुरुस्ती।
अगर आप मैच्योरिटी है आपके अंदर, नॉलेज में मैच्योरिटी आ गई, क्योंकि नॉलेज क्या होता है कि वो बहुत छटक छटक के चलता है, मतलब पकड़िए तो फिसल जाता है। जैसे सांप को पकड़ने का एक ढंग होता है कि पकड़ भी लिया और काट भी नहीं पाया, तो वो मैच्योर लोग का ही काम है, उस क्षेत्र का जो ज्ञान होगा जिसको, हम लोग तो समझ नहीं पाएंगे। ठीक है। द ग्रेट चाइनीज फिलोसफर Confucius made an important contribution in the field of virtue, सद्गुण होता है वर्च्यू, एंड गुड गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स। महान चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस ने सद्गुण और सुशासन तथा राजनीति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, मैं 2 योगदान की चर्चा करने चल रहा हूं, इसमें 2 कंट्रीब्यूशन की बात करूंगा मैं। उस 2 कंट्रीब्यूशन से आपको आइडिया आ जाएगा कि कन्फ्यूशियस के बारे में आपको क्या जानना है और कितनों की ज़रूरत है। तो लिखिएगा, फर्स्ट, लिखिएगा, ही कंसीडर्ड अ virtuous life the basis of all things। सदाचारपूर्ण जीवन को सभी बातों का आधार माना। एक तो ये कहा उसने। दूसरा लिखो, he considered the foundation of good governance to be based on morality। टू बी बेस्ड ऑन morality। अच्छे शासन की नींव नैतिकता पर आधारित माना। उन्होंने क्या किया? अच्छे शासन का जो आधार था वो नैतिकता पर आधारित माना। ठीक है। आजकल हम लोग क्या चर्चा करते रहते हैं? गुड गवर्नेंस ना। जो हमारी सरकार है या जो पब्लिक है या देश है, सबकी कुल मिला के चिंता कहाँ चली जाती है? गुड गवर्नेंस की ओर। ठीक है ना। और उस गुड गवर्नेंस को हम किससे हासिल कर रहे हैं? साम दाम दंड भेद। जबकि कन्फ्यूशियस की अगर बात करें तो किस पे बेस्ड होना चाहिए? वो मोरलिटी पर, है ना। अब चूंकि साम दाम दंड भेद, अब गवर्नेंस कोई राष्ट्र दोहन का ही विषय तो रहा नहीं। अगर आपको तेल ना मिले, प्याज ना मिले, सरसों का तेल ना मिले, तो आप तो हल्ला करेंगे। तो 65% खाने वाला तेल तो विदेश से आता है, हैं? क्यों? आप देखेंगे तो 83-84% पेट्रोलियम पदार्थ तो आप बाहर से मंगाते हैं। अब किसके साथ कैसी पटरी फाएगी, किसकी दुश्मनी से कहाँ पे हमारी कनेक्टिविटी बनेगी, तो देश चलाना तो अपने आप में एक मोरालिटी का विषय है। अपने पे सुधार करो। आप सोचे कि इनकी राइटिंग कम अच्छी है इसलिए आपको नंबर ज़्यादा मिल जाए, तो आप गलत दिशा में सुधार में लगे। आप अपनी लिखावट को दुरुस्त करो। दूसरों की कमियों से आप अपनी सफलता मत खोजो, बल्कि अपनी मजबूती से अपनी सफलता खोजो। ये ज़्यादा फायदे का धंधा रहेगा, क्योंकि जब कभी मजबूती की ज़रूरत पड़ेगी तो आप तो मजबूत हैं ही, लेकिन कहीं कमी नहीं मिली तो तब तो आप कम पड़ जाएंगे ना। तो वो दरअसल
सुधार आदमी की ओर ही ले जा रहे हैं। भाई आईएएस वगैरह कौन बनता है यार? कोई आईएएस हो, बिजनेसमैन हो, टीचर हो, कोचिंग चलाता हो, कोई भी XYZ, कौन है? इंसान है। जैसे आपका अपना शरीर को स्वस्थ रखना क्या है, एक दैट इज योर मॉरल ड्यूटी। अपनी फैमिली की चिंता करना क्या है आपके लिए? ये आपकी एक मॉरल ड्यूटी है कि नहीं है? हाँ, तो स्वयं के साथ, परिवार के साथ, अपने इर्द गिर्द, अड़ोसी पड़ोसी, जितना भी जो दायरा है, उसमें आपका जो एक्शन है वो आपकी मॉरलिटी से जुड़ा है कि नहीं? कि जब देखो 3-5 करके किसी का नुकसान करना। तो गुड गवर्नेंस बेस्ड ऑन मॉरलिटी, ये विचार कहाँ से आया? कन्फ्यूशियस से। और ये विचारक कहाँ से? चाइना से। जिनपिंग को देख के लगता है कि वो मॉरलिटी वाला आदमी लगता है आपको? जब देखो ताइवान को रगड़ देंगे, तिब्बत को कब्जा कर लिया, दक्षिण चीन सागर पे आपकी बपौती है, मोनोपोली है। हाँ, दुनिया के सारे देश आपके दुश्मन हैं, सीमा से लगे सारे देश आपके दुश्मन हैं। उत्तर कोरिया को छोड़ दीजिए, सब उसके दुश्मन ही तो हैं। हाँ, ये कर दें, वो कर दें, मतलब एक प्रकार से दुनिया में हमारा वर्चस्व रहे, मतलब दुनिया में हम रहें। तो ये तो मुझे नहीं लगता कि ये मॉरलिटी है, या दुनिया में ये नैतिक समरसता की कोई बात है जो कन्फ्यूशियस समझाना चाहते हैं। तो चाइना ने तो खुद अपने कन्फ्यूशियस का ही विचार लेने से मुझे लग रहा है कि वो पीछे रह गया है। बुद्ध किसके थे? बौद्ध धर्म किसका था? भारत का है। अब कहाँ गए? बुद्ध को अपनाया, लेकिन शुद्ध रूप से वो भी नहीं अपना पाया, उसमें भी मिलावट कर दिया उसने। हाँ, और बौद्धिक विचार में क्या है? बुद्ध क्या थे? ये सब अहिंसा वगैरह के परमो धर्म वाले थे कि नहीं? अहिंसा को अहमियत देते थे कि नहीं? और वो हिंसा पे उतारू रहता है। तो जो संसार को समझना है, उसके पहले संसार में अगर आप कोई चीज़ अच्छी लाना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या बोला कन्फ्यूशियस? अपने देश में लाओ। अपने देश में ला रहे हो, पहले अपने परिवार में लाओ, अपने अंदर लाओ। एक क्रम है इसका। आप सोचते हैं कि संसार सब आपके हिसाब से चले? संसार चलेगा, नैतिक समरसता से चलेगा। और नैतिक समरसता के लिए त्याग की भावना, समर्पण की भावना, नैतिकता की भावना, भावना से भरे होना, इन सब की आवश्यकता पड़ती है। हमारा भू विस्तार हो जाए, संसाधनों पे किसी का हो, हम कब्जा कर लें, हम मारपीट करके चीज़ों को अख्तियार कर लें। हाँ, दक्षिण चीन सागर पूरा हम ले लें। दक्षिण कोरिया हो या ताइवान हो, चलो ताइवान का ले लेते हैं, ये सबको जिंदा रहना ही नहीं चाहिए। जापान से कोई, जापान भी नहीं होना चाहिए चाइना के हिसाब से, सिर्फ चाइना होना चाहिए। और इंडिया की जो बाउंड्री है, अरुणाचल प्रदेश से लेकर के कश्मीर तक, बस उसकी रेलगाड़ी दौड़े। हम लोग तो वहाँ सिर्फ दूर से नज़ारा देखने जाएं। तो इतने उपद्रव के साथ जब आपके पास कहाँ से नैतिक समरसता है? नैतिक समरसता नहीं तो फिर वैश्विक समरसता की भी बात मत कीजिए। और ये नैतिक समरसता आपके राष्ट्र में नहीं है। वहाँ पर देखते हैं राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हाल देखे हैं। अभी एक खिलाफ बोल दीजिए, जेल होना तय है आपका। लोकतंत्र है, किसकी सेना है, किसका विचार चलता है, किसका प्रेस है, किसका मीडिया है। अरे तुम पहले अपना देश का हुलिया ठीक करो, तब तो तुम्हारी बात लोग समझेंगे यार। हाँ, और उसके पहले तुम्हें ठीक होना है। और तुम्हें ठीक होने के लिए अच्छे खासे मटेरियल हैं, कन्फ्यूशियस के विचार हैं। अब आप ये, चाइना तो यही समझता होगा कि ये तो इर्रेलेवेंसिव थॉट हो गए, इसकी आज की तारीख में क्या नीड है। देखो बच्चा, एक चीज जान लेना, बुराई और अच्छाई का दौर तो हर युग में रहा होगा, रहा ही है, तभी हम लोग जानते हैं। भाई रामायण कब का है? हाँ, त्रेता का है। और महाभारत द्वापर का है। तो 2 युग तो यहीं खत्म कर दिए हम लोग।
और आपने देखे होंगे अच्छाई बुराई दोनों थी कि नहीं। और कलयुग में अच्छाई खोजना पड़ता है टार्च लेके, बुराइयों का अंबार लगा हुआ है। तो कन्फ्यूशियस तो खैर इतने पुराने नहीं हैं, लेकिन जो उनकी वैचारिकी है आज के दौर में, जहाँ मॉरल गवर्नेंस की बात की जाए, गुड गवर्नेंस की बात की जाए, वहाँ पर आपसे क्यों सिलेबस में या क्यों आप इसको मुख्य परीक्षा की कॉपी में इस्तेमाल करेंगे, क्यों लिखेंगे कन्फ्यूशियस के विचारों को। कि जिस गुड गवर्नेंस की खोज आप कर रहे हैं, जिस सद्गुणों के फिराक में आप भटक रहे हैं, उसमें करप्शन लेस होगा, नहीं होगा करप्शन, उसमें दबंगई नहीं होगी, गुंडई नहीं होगी, एकाधिकार नहीं होगा, यानी जो होगा वो मॉरलिटी से परे नहीं होगा, मॉरलिटी से बधा होगा। तो अच्छी बात हुई ना। तो ये बात बताने के लिए किसी का सपोर्ट तो लेना पड़ता है ना। आप किसकी बात सुनेंगे भाई? अगर मैं ये कहूं कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, आप मानेंगे ही नहीं। बहुत अच्छा आदमी कहने वाला ही स्वयं को कह रहा है कि बहुत अच्छा आदमी है। इसलिए समकालीन लोगों के जो विचार होते हैं वो उतना प्रभावी नहीं होते हैं या उतने प्रभावित नहीं करते। गांधी जी जब अपने टाइम में थे तो उनके भी आलोचक थे। आलोचना जो होती है वो समकालीन लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। हमेशा दूसरी जब पीढ़ी आती है तब आपके अच्छे विचारों से ही जब वो अवगत होगी तो वो तारतम्य दूसरे ढंग का बैठाती है। सरदार पटेल हो, जवाहरलाल नेहरू हो, अंबेडकर रहे हो, क्या अंबेडकर और गांधी के बीच में कोई ऐसा द्वंद्व नहीं चलता था, विवाद नहीं था? रहे हैं, लेकिन विवाद को कहते हैं ना कि मॉरल ड्यूटी के साथ हल करना। और आज विवाद ही विवाद है, विवादों की संख्या ज़्यादा है। ईगो के कारण, अहंकार के कारण, घमंड के कारण, दुरुस्ती नहीं है, संतुलन नहीं है, समझ नहीं है, सद्गुण नहीं है, चीज़ें कन्वर्ट हो गई। बेटा क्या हो गया है कि हम लोग मटेरियलिस्टिक होते चले गए। हमने माँ बाप का अनादर इसलिए कर लिया क्योंकि वो बोझ होने लगे हमारी नज़रों में। हम मटेरियलिस्टिक हो गए। पति पत्नी और मतलब बीवी बच्चे, न्यूक्लियर फैमिली, रिश्ते नाते बर्दाश्त नहीं हो रहे लोगों को। तो ये मॉरल ड्यूटी हुई नहीं हुई? तो हमारे में सुधार हुआ नहीं हुआ? अब हम तो सुधरे नहीं हैं, परिवार सुधारे नहीं हैं, राष्ट्र सुधारने चले हैं, फिर हम मॉरल वर्ल्ड की या यूनिवर्स की बात करने निकले हैं। तो ये तो संभव नहीं है ना। कन्फ्यूशियस यही बताना चाहते। देखो असल में कन्फ्यूशियस जो भी बताना चाह रहे हैं वो अपने ढंग का है, लेकिन वो यह जरूर बता रहे हैं कि तुम जरूर सुधरो, अपने पे सुधार करो। आप सोचे कि इनकी राइटिंग कम अच्छी है इसलिए आपको नंबर ज़्यादा मिल जाए, तो आप गलत दिशा में सुधार में लगे। आप अपनी लिखावट को दुरुस्त करो। दूसरों की कमियों से आप अपनी सफलता मत खोजो, बल्कि अपनी मजबूती से अपनी सफलता खोजो। ये ज़्यादा फायदे का धंधा रहेगा, क्योंकि जब कभी मजबूती की ज़रूरत पड़ेगी तो आप तो मजबूत हैं ही, लेकिन कहीं कमी नहीं मिली तो तब तो आप कम पड़ जाएंगे ना। तो वो दरअसल सुधार आदमी की ओर ही ले जा रहे हैं। भाई आईएएस वगैरह कौन बनता है यार? कोई आईएएस हो, बिजनेसमैन हो, टीचर हो, कोचिंग चलाता हो, कोई भी XYZ, कौन है? इंसान है। तो मोरालिटी भी तो होनी चाहिए ना। मोरालिटी बेस्ड ऑन क्या बोलता है? गुड गवर्नेंस बेस्ड ऑन मोरालिटी। लाइन बदल के लिखिए, वर्चुअस लाइफ इज द बेसिस ऑफ, कर लेना, ऑल थिंग्स। सदा पूर्ण जीवन सभी बातों का आधार।
या मैंने एक छोटी सी हेडिंग दिया, ये कैसे लिखो, कन्फ्यूशियस हैज एम्फेसाइज्ड, कन्फ्यूशियस हैज एम्फेसाइज्ड ऑन वर्च्यू फॉर लाइफ एंड character building and character building। उन्होंने दो बात कह दी। देखो बच्चा, जब हम लोग भी कहीं पुलिस एकेडमी वगैरह में जैसे कहीं जाते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की बात करते हैं, नॉट करेक्टर बिल्डिंग। उसको उसी दूसरे नज़रिए से हम समझा रहे हैं। तो हम बात करते हैं जब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की, तो कॉन्फिडेंस डिपेंड ऑन योर वर्च्यू, यार तुम्हारा सद्गुण, तुम्हारे अच्छे गुणों से ही तो तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। धोखा देने के बाद आत्मविश्वास बढ़ता है क्या? हाँ, चोरी डकैती करने से आत्मविश्वास बढ़ाओगे तो क्या करेगा? करेक्टर बिल्डिंग। आप मॉरल ड्यूटी को निभाइए, आपकी करेक्टर बिल्डिंग कैसी रहेगी? नो डाउट। और जीवन किस पर हो? सद्गुण पे। और सद्गुण क्या है? जैसे कई ने तो कहा ज्ञान ही सद्गुण है। अब ज्ञान को आप क्या समझते हैं? हम बता चुके हैं ये चीज पहले। हाँ, सुकरात ने क्या कहा था? सद्गुण के बारे में प्लेटो और अरस्तु तमाम के बारे में बात करेंगे तो कहीं ना कहीं ज्ञान की अलख दिखती है कि नहीं? ज्ञान से तो कोई परे ही नहीं है यार। अज्ञान क्या है बेटा, जरा बताओ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, बीए में, ये तो एजुकेशन है। मैंने क्या बोला था? ज्ञान, शिक्षा, समझ, ये सब में अंतर है। तुम बीए में कर लिए, बड़े ज्ञानी हो गए, वो तो डिग्री है बीए की। जो लोग आईएएस ऑफिसर हैं लेकिन भ्रष्ट हैं, पढ़े लिखे तो हैं, ज्ञानी नहीं है, क्योंकि सद्गुण का अभाव है। जो लोग पढ़े लिखे हैं, बड़ी से बंगले में, बड़े से गाड़ी में चलते हैं, रहते हैं, बड़े सोसाइटी में बड़ा नेम फेम अपने को मानते हैं और अपने माँ बाप का तिरस्कार करते हैं, वो सद्गुणी नहीं है, वो ज्ञानी वानी नहीं है, वो बकवास आदमी है। जो लोग बहुत कुछ संभालने की बात करते हैं, बहुत कुछ न्यौछावर करते हैं, हम दिखाते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन उससे समाज को खोखला किए जा रहे हैं, बर्बाद किए जा रहे हैं, इसका मतलब है कि उनके पास ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान तो एक मॉरल ड्यूटी भी तो है। मैं इसलिए थोड़ी पढ़ा रहा हूं कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, हैं? बहुत पढ़ा लिखा होंगे तो वो विषय पढ़ा के चले जाएंगे। ये कौन सा सिलेबस में लिखा है कि अपने माँ बाप का आदर कीजिए? एक कौन सा सिलेबस में हम आपको पढ़ के बताएं कि जो है लड़का लड़की एक समान? कहाँ से हम बताएं कि ये जो गुड गवर्नेंस है, इसके लिए मॉरलिटी की ज़रूरत है? कन्फ्यूशियस कहाँ से पढ़ के बताए? कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ के बताए? ये सब जीवन की पाठशाला है। पत्नी ने कुछ बोल दिया, आपने भी कुछ उलझ करके बोल दिया। अब क्या है? बोले ये बहुत बड़े ज्ञानी हैं। समस्या को सुलझाने पर ज्ञान की जरूरत है कि उलझाने पे ज्ञान की जरूरत है? उलझाना तो मूर्खता है, सुलझाना ज्ञान है। क्यों? तो ज्ञान सद्गुण है। और यह कैसे विकसित होगा? बिना नैतिकता हो ही नहीं। अरे पहले के यार देखो, तुम लोग राजा महाराजा जो थे, अपने बच्चों को ऋषियों के पास, गुरुकुल में गुरुओं के पास भेजते थे।
अच्छा, क्या क्यों भेजते थे? वो ज़मीन पे सो रहे हैं, उनके कपड़े लत्ते देखिए बड़े साधारण किस्म के होते थे। ये सब के पीछे की वजह क्या थी? सद्गुण का विकास, सद्गुण। उसको यश वैभव, हमारा महल राजमहल देख करके अहंकार ना आ जाए, घमंड ना आ जाए, कहीं ये जिंदगी के अर्थ को अनर्थ ना कर दे। शस्त्र भी चलाता था, शास्त्र भी पढ़ता था, बड़ों का आदर भी करता था, छोटों को सम्मान भी देता था, प्यार भी देता था, अन्यायी को दंड भी देता था, जिस जो बुरा नहीं उसका साथ भी देता था। ये सब क्या था? ये वही ज्ञान है, वही सद्गुण है। और ये कहाँ से मिलेगा? जिंदगी की पाठशाला से। अच्छा, रामायण में देखे होंगे, राम जो है और लक्ष्मण कहाँ चले गए थे? हाँ, किसके पास? नहीं, पहले तो अपने विश्वामित्र के पास गए ना। विश्वामित्र ने उनको डिग्री दे भेजी, पीएचडी की। लो ये लक्ष्मण, तुम छोटा पीएचडी लो, राम तुम बड़ा पीएचडी लो। वो जब लौट के आए थे तो राजा दशरथ को दिखाए कि पिताश्री प्रणाम, ये देखो गुरुदेव ने हमको पीएचडी की डिग्री दी। हाँ, फिर मॉरल ड्यूटी सिखाया। जब राक्षसों ने का सामना हुआ तो बोले राम जी गुरुदेव, और वो हाँ, हर जगह पे कहाँ क्या करना है आइडिया तो देना पड़ेगा ना। वो सद्गुण से भर रहे थे, और वो सद्गुण कहाँ काम आया? क्यों चला? 14 साल वन में तो वो नहीं थे ना, वो विश्वामित्र उनके साथ। वो सद्गुण कहाँ काम आया? वन में काम आया। वो सद्गुण कहाँ काम आया? अयोध्या का राज चलाने में काम आया। और जिस तरह से रामायण में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के बीच में विनम्रता को पेश किया गया है, रामायण हम लोग भी देखें, आप भी देखें, जिस तरह से विनम्रता को पेश किया गया है, उसमें ऐसा नहीं लगता है कि मॉरलिटी को कूट कूट के भरा गया है। पिता ने कहा 14 वर्ष के लिए बन जाना है तुमको, हालांकि उन्होंने ऐसे बोला नहीं है जो दिखते हैं हम लोग। ऐसे थोड़ी कहा कि राम तुम 14 वर्ष के लिए वन में जाओ। वो तो वर कैकेयी को दिए थे, उनको पता चला ऐसा मामला है, चले गए। वो तो रोके ही रहे थे कि रहने दे, मेरी कीर्ति का चिंता मत कर। लोग मुझे, तीनों लोक में मुझे अपयश देंगे, मुझे गलत बोलेंगे, मुझे बर्दाश्त है, तू मत जा बन। वो तो यहां तक बोलने के लिए तैयार थे, लेकिन अपने पिता की कीर्ति पर कोई दाग ना लगे इसके लिए 14 वर्ष के लिए वन चले गए। लक्ष्मण को कल लोग ये ना कहें कि बड़ा भाई वन में घूम रहा था, ये घर में बैठा था, इसलिए वो भी वन में चला गया। कल आने वाली पीढ़ियां ये ना कहें कि पति को वन चला गया और सीता यहाँ राजरानी बन करके अयोध्या में बैठी रही, इसलिए वो भी वन चली गई। भरत को राज सिंहासन इसलिए नहीं लिया कि तीनों लोक के लोग कल हम पर उंगली उठाएंगे कि बड़ा भाई वन में घूम रहा था और इसकी माँ ने चतुराई से इसको राजपाट दे दिया। सब क्या कर रहे थे? अपनी मॉरल ड्यूटी निभा रहे थे। क्यों मॉरल ड्यूटी निभा पाए? क्योंकि वो सद्गुणों से भरे थे। और सद्गुण कब आया? क्योंकि वो ज्ञान से युक्त थे। और ज्ञान उनको कहाँ से मिला? जीवन शास्त्र से मिला। और वो जीवन शास्त्र का प्रयोगशाला कहाँ थी? विश्वामित्र के साथ थी। विश्वामित्र जीवन शास्त्र की प्रयोगशाला थी। जनकपुर लेके गए थे कि नहीं? राम ने शिव धनुष को तोड़ा, सीता के साथ स्वयंवर हुआ। अच्छा, आप ये बताइए, किसी भी उम्र के, किसी भी तरह के, किसी भी राजा से सीता का स्वयंवर होना ठीक था?
सीता के उम्र के हिसाब से, राम के उम्र के हिसाब से, हाँ, यह भी तो न्याय जरूरी था। और कौन सा विश्वामित्र राजा दशरथ से पूछ के धनुष तोड़वाए थे? उनको पता था कि अगर धनुष राम ने तोड़ा तो स्वयंवर का शर्त यही है, शादी होनी तय है। तो विश्वामित्र को यह तनिक मात्र भी संशय था क्या कि साहब हम तो इनके पिताश्री से पूछे नहीं, दशरथ जी से, कि भैया हम तो चले आए इधर, राम धनुष तोड़ देंगे तो स्वयंवर हो जाएगा, तो तोड़वाऊं कि रोक दूं? ऐसा कोई प्रहसन आपको मिला कहीं? नहीं ना। तो गुरु क्या था उस जमाने का? मोरल क्या था? वो मोरल का हेड ऑफ इंस्टीट्यूट, जैसा कहते हैं ना, इंस्टीट्यूशन का हेड था वो जिम्मेदारी को सौंप दी गई और वापसी हुई तो कैसे? सीता सहित। हालांकि बाकियों की भी शादी वहीं हुई, बट सबकी वापसी क्या हुई? वैवाहिक जीवन में प्रवेश की। पहले ब्रह्मचर्य चला गुरुओं के साथ, फिर वैवाहिक जीवन में गए, अब राजपाट की ओर जाना था। महाभारत को अगर आप द्वापर में जाके देखें तो उसी राजपाट के लिए खून खराबा हुआ। सगों ने सगों को मारा, सगों ने सगों को नहीं मारा, सबों को मारा। सब खत्म हो गया राजपाट के लोभ मोह में, है ना। मेरे हिसाब से, हालांकि अब ये कितना यहाँ लॉजिकल है, कि जो सटीकपन होना चाहिए सद्गुणों का, वह पांडवों में तो आया, कौरवों में नहीं आया। लेकिन बाकी लोगों ने भी साथ सब उन्हीं को दिया। द्रोणाचार्य से लेकर भीष्म पितामह तक कहाँ थे? कौरवों के साथ। लेकिन ये वो अपनी मॉरल ड्यूटी निभा रहे थे, यह जानते हुए कि दुर्योधन गलत है। लेकिन कभी कभी आपकी ड्यूटी जो है, कर्ण भी जानता था कि ये मेरे अपने सगे इधर हैं, कुंती पुत्र हूं मैं, जान गया था कि नहीं? फिर भी दुर्योधन की तरफ, क्योंकि उसकी मॉरल ड्यूटी थी वो। खैर, ज्यादा हम लोग पौराणिक विवादों में न फंसे, लेकिन जो भाव है, अगर हम वैचारिकी में अपने देश के जो विचार हैं उसके अंतर्गत, और या वेस्टर्न जो फिलॉसफर हैं उसके अंतर्गत, या जैसे हमने चाइना के कन्फ्यूशियस की बात कही उसके अंतर्गत अगर हम कोई विचार लेते हैं, तो उस विचार का पूरा अगर मोल तोल करेंगे और एक शब्द में चीज़ों को करेंगे, तो वह है सद्गुण, जिसमें जीवन की पाठशाला का होना अनिवार्य है। इसलिए किताबी ज्ञान से सद्गुण आएगा यह सही नहीं है, मतलब यह गारंटी नहीं है। किताबी, अरे भाई गढ़वाल यूनिवर्सिटी का सिलेबस बदल दो, ज्ञान बदल गया तुम्हारा है? जीवन का कौन सा सिलेबस बदलोगे? जीवन का सिलेबस बदल के दिखाओ जरा। हाँ, सच सच होता है किसी भी युग में। माता पिता अपने बच्चों से बेइंतहा प्यार करते हैं, ये किसी भी युग में देख लो। इसका तुम सिलेबस कैसे बदल सकते हो? इस पाठ्यक्रम को नहीं बदल सकते। तुमको इतिहास पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, फिजिक्स लेना है, केमिस्ट्री लेना है, बायो लेना है, क्या करना है, ये सब हो सकता है। लेकिन जीवन शास्त्र का पाठ्यक्रम वही चला रहा है। इसलिए आप जो पढ़ते हैं यह ज्ञान नहीं है ना, कि आपको ज्ञान बहुत तगड़ा वाला हो गया। यह सिर्फ एजुकेशन, शिक्षा। आप इस विषय में शिक्षित दीक्षित हो गए। ज्ञान जीवन शास्त्र है। जब बच्चा नुकसान करके आता है, लाखों का नुकसान करके आता है, अब पिता के सामने बड़ा क्षुब्ध होकर, बड़ा नाराज होकर के, बहुत परेशान होकर स्वयं पर यह अपेक्षा में आया है कि कोई नहीं तो हमें भावनात्मक सपोर्ट पिता की तरफ से मिलेगा।
कुछ मुझे राहत वहाँ से मिलेगा। यह पिता को किसी यूनिवर्सिटी में जाके नहीं सीखना है कि मेरा बच्चा 1 लाख रुपए का नुकसान कर दिया, मुझे उसके साथ क्या करना चाहिए। न समाज शास्त्र में पढ़ना है, न राजनीति शास्त्र में। वो जीवन की प्रयोगशाला है। सावधानी रखनी चाहिए थी, काम ठीक करना चाहिए था। इतना बड़ा नुकसान है, कितने बड़े पैसे खर्च कर दिए तुमने, बर्बाद कर दिए। आगे ध्यान रखो। जो भी बोलेगा आपके ना उम्मीद नहीं करेगा। ये कहां से आएगा? ये ज्ञान है। ये ज्ञान कहां से आया? मैंने क्या बोला था? सुकरात किसको देख करके ज्ञानी हुए होंगे? अपने माँ बाप, दादा दादी, अगल बगल सगल। और कहां से ज्ञान मिला होगा? राजू श्रीवास्तव चले गए इस दुनिया से, देखे नहीं? वो कॉमेडी करते थे ना, वो कॉमेडी के लिए जो बातें बताते तो लाते कहां से थे? किसी की भी कॉमेडी किसी भी तरह करते तो विचार कहां से लाते थे? समाज से, जो देखते थे अपने अगल बगल, उसी में से चीजों को कॉमेडी बना लेते थे। कॉमेडी के लिए कौन सा एमए किए थे? वो पीएचडी किए थे वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। कॉमेडी, एमए इन कॉमेडी हुआ ऐसा? कभी सुने डिग्री क्या? वो जो चीज रास्ते में जा रहे हैं, शिमला जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कानपुर आ रहे हैं, उनका घर ही था, या कहीं भी आना जाना है, तो वो आदमी उसमें से आंख नाक कान जो भी था, इंद्रियां खोल के चलते थे, और उनको लगता था चूंकि उसी तरीके का उनकी सोच थी, तो उसमें से कॉमेडी ले लेते थे। कहिए वो ट्रेन में बैठे हो, कोई बच्चा कुछ कर रहा, उसी को अपना अगला कॉमेडी का विषय बना लिए हो। तो कन्फ्यूशियस वगैरह ने जो बताया, जो मैंने हेडिंग दिया आपको कि सदाचारपूर्ण जीवन सभी बातों का आधार है, लिखो। ये करेक्टर निर्माण की जो बात कही हमने, चरित्र निर्माण और सदाचार पर बल दिया है उन्होंने। और सदाचार और करेक्टर यानी कि आपका सद्गुण वगैरह अच्छा होता है तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग अच्छी बनती है। जैसे कहते हैं ना कि अल्ट्राटेक लगाना, ऐसा है ना, सीमेंट अच्छा है, सरिया अच्छा है, टाटा का सरिया है, सीमेंट अच्छा है और उसमें ठीक से बनाया गया है तो मजबूत बनेगा वो। मतलब अल्ट्राटेक पता नहीं है सही कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, और मतलब एक जो है, मतलब है ना। देखो, ही सेड, उन्होंने कहा, जो कहा अब इन्वर्टेड कामा में लिखो और लिखते चले जाओ। हाँ, जो कहा लिखते चले जाओ। हाँ, 25 दिन के बाद मास्टर बदल गया तो कैसा फील हो रहा है? हाँ? क्यों मोनोटोनस हो जाता है ना आदमी। आप लोगों को पता ही नहीं चला होगा 25, 30, 22 दिन, 28 दिन। हाँ, पता चला? नहीं चलता पता। रूटीन को अगर एक ढर्रे पे कोई चीज़ डाल दीजिए तो नहीं पता चलता है। अब आपको पता चलेगा जब सैटरडे संडे आएगा। जो बाहर से टीचर आते हैं उनसे पूरा पढ़वाना पड़ता है ना। क्या करेंगे यहाँ सो के? लिखो, ही सेड, पीपल हु वांट मोरल हार्मोनी इन द वर्ल्ड। लाइन बच्चा समझते जाना, बहुत मस्त लाइन है। अभी जो लास्ट तक लिखाऊंगा आपके चक्षु खुल जाएंगे और आप आदमी बन जाएंगे। समझ लीजिए, आप आदमी बन जाए। 3 लोगों ने हमसे कहा था कि नहीं आएंगे, 2 लोगों ने, एक कहा था प्राची ने और एक आज़ाद, है ना। 1-2 और नहीं आए लग रहा। जो लोग संसार में नैतिक समरसता चाहते हैं, इसका मतलब ये है, पीपल हु वांट मोरल हार्मोनी इन द वर्ल्ड, उन्हें दोज या दे लिखो, दे शुड फर्स्ट
of all organize their national life। उन्हें सबसे पहले अपने राष्ट्रीय जीवन को व्यवस्थित करना चाहिए। ठीक है बच्चा, है ना? जो सलाह दे रहा है सबसे पहले उसे स्वयं दुरुस्त होना चाहिए। आगे लिखो। लिखो फिर एक प्रकार से पूर्ण विराम लगा लो, लाइन हो गया। अब आगे लिखो। लाइन ऐसे ही बनेगी, अभी बहुत देर तक बनती रहेगी अभी, है ना? और आपको लिखते लिखते ही याद हो जाएगा। और मतलब आप कहीं पर भी एग्जाम में इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इसको कनेक्ट कर लेना। अभी क्या बोला कि जो नैतिक समरसता दुनिया में चाहते हैं, सबसे पहले उसे राष्ट्रीय रूप से राष्ट्रीय जीवन जो उसका वो व्यवस्थित होना चाहिए, यही बोला ना। अब आगे लिखो। ठीक है ना? बंद होइएगा। लिखो। Those who want to organize national life, those who want to organize national life should organize their family life। हाँ, जो राष्ट्रीय जीवन को व्यवस्थित करना चाहते हैं उन्हें अपने पारिवारिक जीवन को व्यवस्थित करना चाहिए। ठीक है? नेक्स्ट, those who want to arrange their family life those who want to arrange their family life should organize their personal life। जो अपने पारिवारिक जीवन को संवारना चाहते हैं उन्हें अपने निजी जिंदगी को व्यवस्थित करनी चाहिए। ठीक है? उन्हें अपनी निजी जिंदगी को व्यवस्थित करनी चाहिए। Those who want to make their heart those who want to make their heart pure by arranging their personal life। Arranging their personal life। जो अपने पारिवारिक जीवन को समा उन्हें अपने निजी जिंदगी को व्यवस्थित करना चाहिए। जो अपनी निजी जिंदगी को व्यवस्थित कर हृदय को पवित्र बनाना चाहते हैं, दे शुड बैलेंस देयर विल। उन्हें अपनी इच्छा शक्ति को संतुलित करनी चाहिए। हाँ, विल पावर लिख लो चाहे तो, है ना? अपनी इच्छा शक्ति को संतुलित करनी चाहिए। अभी बात नहीं खत्म नहीं हुई है। Those who want to improve their willpower जो अपनी इच्छा शक्ति को दुरुस्त करना चाहते हैं, सुधर जा सुधर जा जिसको पढ़ के, इच्छा शक्ति को जो दुरुस्त करना चाहते हैं, दे मस्ट फर्स्ट डेवलप अंडरस्टैंडिंग इन देमसेल्व्स। उनमें पहले अपने समझ पैदा करनी चाहिए। उन्हें पहले अपनी समझ पैदा करनी चाहिए। ठीक है?
द परस्यूट ऑफ नॉलेज क्रिएट्स अंडरस्टैंडिंग। द परस्यूट ऑफ नॉलेज क्रिएट अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब क्या हुआ, लिख लीजिए। ज्ञान की खोज से समझ पैदा होती है। हाँ, खोज से लिख लो या सृजन से लिख लीजिए। ज्ञान के सृजन से समझ पैदा होती है। ठीक है, आगे लिखो। When things are known, जब चीजों का ज्ञान होता है, then understanding becomes firm, तो समझ पक्की हो जाती है। तो समझ पक्की हो जाती है। अब भूल जा रहे होंगे कि कहाँ से कहाँ कैसे आए थोड़ा ज़्यादा हो गया है ना, इसके क्रमबद्धता में थोड़ा ज़्यादा हो रहा है।